हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो आज है 2 मई 2020 और आज के हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है चक हाउ ब्लैक राइस यानी काला चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में चक हाउ ब्लैक राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य का उत्पाद है? तो देखिए, जो चक हाउ जो काला राइस है ये किस राज्य में उत्पादित होता है? तो ये मणिपुर में उत्पादित होता है। तो मणिपुर के चक हाउ ब्लैक राइस को, चक हाउ ब्लैक राइस, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसी को कहते हैं चक हाउ ब्लैक राइस, यानी कि एक प्रकार का काला चावल है जो मणिपुर राज्य में उत्पादित किया जाता है। और इसी को अभी हाल ही में जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान कर दिया गया है, जियो टैग दे दिया गया है। जियो टैग की खासियत ये होती है कि उस विशेष क्षेत्र की भौगोलिक परिक्षेत्र में ये उत्पन्न होता है, यानी कि उस जियोग्राफिकल एरिया में ही ये उत्पन्न होता है और इसके प्राइस को डिसाइड करने का अधिकार उसी क्षेत्र विशेष को रहता है। तो ये खास बात होती है जीआई टैग की। तो अभी मणिपुर के चक हाउ काले चावल को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो चक हाउ काला चावल कहाँ का है? मणिपुर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो और मणिपुर के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है आपका मणिपुर। ठीक है, इंडिया के ईस्ट में है। ठीक है, इंडिया के ईस्ट में क्या है? मणिपुर। ओके, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। मणिपुर में प्रमुख रूप से मेइती जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। मणिपुर में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? मेइती जनजाति पाई जाती है। मणिपुर की राज्यपाल की बात करें तो मणिपुर की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की राज्यपाल हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में प्रमुख रूप से केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। इसके अलावा कांगला महल, श्री श्री गोविंद जी का मंदिर, शुरुई नेशनल पार्क, ये सब आपके मणिपुर में पाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है कि अभी हाल ही में किस टेराकोटा मतलब मूर्ति कला, शिल्प कला, ठीक है, तो अभी हाल ही में किस टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में गोरखपुर टेराकोटा को, किस टेराकोटा को? गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं पिक्चर, इसी को बोलते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा में क्या होता है? मूर्ति बनाने की जो कलाकारी होती है उसी को बोलते हैं टेराकोटा। तो गोरखपुर का जो टेराकोटा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो गोरखपुर के टेराकोटा को ही क्या प्रदान कर दिया गया है? जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अभी दो वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है, मणिपुर के काले चावल को जिसे हम बोलते हैं चक हाउ, एवं गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि विधान परिषद की खाली पड़ी 9 सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव घोषित करें? हुआ यह है कि एक राज्यपाल हैं, ठीक है, तो राज्यपाल ने किसको पत्र लिखा है? चुनाव आयोग को। तो राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि विधान परिषद की खाली पड़ी 9 सीटों पर जितनी जल्दी हो सके चुनाव करवाइए। तो देखिए, पूरी कहानी को समझिए। इस समय संवैधानिक संकट कहाँ पे है? तो आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है? महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है। क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन हैं? उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं।
अब उद्धव ठाकरे जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना तो महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव लड़ा और ना ही महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव लड़ा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर या तो विधानसभा का सदस्य बन जाना चाहिए या विधान परिषद का सदस्य बन जाना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो दोनों महाराष्ट्र में है इस समय। तो उद्धव ठाकरे ना तो विधानसभा के सदस्य हैं ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। अब कहानी सुनिएगा। अब 6 महीने उद्धव ठाकरे जी को पूरे होने वाले हैं, कब? 28 मई को, ठीक है। 28 मई को उद्धव ठाकरे जी को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद अभी कोरोना के चलते चुनाव होना पॉसिबल नहीं है। तो उद्धव ठाकरे जी ने जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल जी, ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर रिक्वेस्ट करी कि आप जो है अपने कोटे से मुझे विधान परिषद की जो 2 सीटें खाली पड़ी हैं उनमें आप मुझे नामित कर दीजिए, यानी कि नॉमिनेट कर दीजिए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल जी को पत्र लिखकर कहा कि आप अपने कोटे की जो दो विधान परिषद की जो सीटें हैं उसमें आप मुझे अपने कोटे से नामित कर दीजिए, क्योंकि अभी तो चुनाव होना संभव नहीं है कोरोना के कारण से। लेकिन वहाँ के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे की मांग को नहीं स्वीकार किया और वहाँ के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके विधान परिषद के चुनाव करवाए जाएं। तो वर्तमान में महाराष्ट्र की जो विधान परिषद में 9 सीटें खाली हैं। अब इन 9 सीटों पर चुनाव होना है। तो इन 9 सीटों पर चुनाव होने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो अगर चुनाव आयोग राज्यपाल के इस फैसले को स्वीकार करता है तो 28 मई से पहले ही चुनाव करवाने होंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधान परिषद के चुनाव करवाने के लिए कहा है। तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधान परिषद की खाली पड़ी 9 सीटों पर चुनाव करवाने के लिए कहा है। चलिए, इतना समझ में आ गया? ओके, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के राज्यपाल ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को विधान परिषद की खाली पड़ी 9 सीटों पर चुनाव कराने के लिए। अब महाराष्ट्र के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप ये मैप में देख रहे होंगे, मैप में आपको दिख रहा है महाराष्ट्र, ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसके किनारे है? तो इस साइड अगर आप देखो, ये वाला जो समुद्र है इसको बोलते हैं अरब सागर। अरब सागर के तट पे स्थित है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर है। अब महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, तो ये है आपकी मुंबई। मुंबई एक द्वीप पर, एक आइलैंड पे स्थित है। देख रहे होगे एक आइलैंड है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा मैप पे। तो मुंबई सालसेट आइलैंड पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? कुछ लोग सालसी द्वीप भी बोलते हैं, कुछ लोग सालसेट द्वीप भी बोलते हैं। तो मुंबई एक द्वीप पर स्थित है जिसका नाम है सालसेट द्वीप, ठीक है। ये है मुंबई और मुंबई एक द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का नाम क्या है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं अजीत पवार। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में 3रा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में 2रा स्थान है। महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटक स्थलों में प्रतापगढ़ का दुर्ग, प्रतापगढ़ दुर्ग ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ दुर्ग पड़ता है आपका महाबलेश्वर के पास में। अजंता की गुफाओं में अवलोकितेश्वर का चित्र, तो क्वेश्चन आएगा आपको अवलोकितेश्वर का चित्र कहाँ है? तो अजंता की गुफाओं में है। और अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में हैं। इसके अलावा एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर, ठीक है। तो एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर, तो एलोरा कहाँ है? एलोरा भी आपका महाराष्ट्र में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया,
एलिफेंटा में त्रिमूर्ति, तो एलिफेंटा की गुफाएं भी कहाँ हैं? ये भी महाराष्ट्र में हैं। और पुणे में शनिबाड़ा, इसके अलावा नांदेड़ में है हुजूर साहिब। ये सब कुछ आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करके सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और वाम सरकार यानी कि लेफ्ट गवर्नमेंट जो इस टाइम है, लेफ्ट गवर्नमेंट के वेतन में जो सैलरी है उसमें कटौती को अपनी मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य के राज्यपाल ने, देखिए राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी किया है और अध्यादेश जारी करके वहाँ के जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं एवं सरकार के जो मंत्री हैं, उनकी सैलरी में कटौती को मंजूरी दे दी है। तो राज्यपाल क्या लेके आए हैं? अध्यादेश लेके आए हैं। राज्यपाल को अध्यादेश लाने की शक्ति है, बिल्कुल है। राज्यपाल अध्यादेश कब ला सकते हैं? जब ना तो विधानसभा का सत्र चल रहा हो और ना ही विधान परिषद का सत्र चल रहा हो। ऐसी कंडीशन में राज्यपाल को अध्यादेश लाने की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश लेके आते हैं? तो अनुच्छेद 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश लाने की शक्ति है। तो अभी केरल राज्य के राज्यपाल, क्या होगा आपका आंसर? केरल। तो केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। तो मोहम्मद आरिफ खान एक अध्यादेश लेके आए हैं और उस अध्यादेश में ये कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते केरल राज्य में वित्तीय संकट हो गया है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और जो वाम सरकार यानी कि बाकी जो लेफ्ट पार्टी है, उन सभी के वेतन में कटौती की जाएगी। और उन सभी के वेतन में कितनी कटौती की जाएगी? तो 6 दिन की सैलरी काटी जाएगी। कब तक? 5 माह तक। 5 माह तक 6 दिन की सैलरी काटी जाएगी। क्लियर हो गया? तो केरल राज्य के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करके सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की सैलरी में कटौती के लिए एक प्रस्ताव लाए हैं और वो अध्यादेश जो है जारी हो चुका है। ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है? केरल राज्य। अब केरल की बात चलती है तो केरल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए मैप में आपको दिख रहा है केरल, ये है आपका केरल। बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल की जो राजभाषा है वो है मलयालम। केरल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एरविकुलम नेशनल पार्क केरल में पाया जाता है, बहुत फेमस है। इसके अलावा केरल में ही पाया जाता है आपका अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। कहाँ पड़ता है? केरल में। ये आपको याद रखना है। एक तो एरविकुलम नेशनल पार्क केरल में, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स भी आपका केरल में, बेम्बानड झील। तो देखिए भाई ये है केरल और केरल में यहाँ पे एक झील पाई जाती है, उसका नाम है बेम्बानड झील। और इसी बेम्बानड झील में एक आइलैंड है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, तो केरल में ये जो बेम्बानाड झील है, बेम्बानाड झील में ही एक आइलैंड है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। और इसी वेम्बानड झील में नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। आपने देखा होगा एक बड़ी सी नौका में बहुत सारे 15-20 लोग, जो नौका दौड़ जो प्रतियोगिता होती है ना, जिसका टेलीकास्ट आता है आपकी दूरदर्शन वगैरह पे आता है। तो जो नौका, भारत में जो नौका दौड़ होती है ना, वो यहीं पे होती है बेम्बानड झील में। कहाँ पे? वेलिंगटन द्वीप पे। तो बेम्बानड झील भी आपकी कहाँ पे है? केरल में है। ओके, इसके अलावा केरल में क्या है? तो केरल में पेरियार नदी भी आपकी केरल से ही बहती है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गया केरल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस की संक्रमण के इलाज के लिए
अभी अभी अमेरिकी भारतीय चिकित्सक दल ने किस दवा के सकारात्मक परिणाम बताए हैं? तो अभी अभी अमेरिका ने एक दवा है जिसके सकारात्मक परिणाम बताए हैं। उस दवा का नाम है रेमडेसिविर। क्या नाम है? रेमडेसिविर। ये दवा कोरोना में काफ़ी कारगर है, ऐसा कहना है अमेरिका का। रेमडेसिविर, इसमें कहा गया है कि अगर 5 दिन तक किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज को रेमडेसिविर की खुराक दी जाए तो उसकी हालत में 50% सुधार आता है। कितना सुधार आता है? 50% सुधार आता है। और कुछ केसेस में बहुत से मरीज ठीक भी हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो ये अमेरिका ने कहा है कि भाई रेमडेसिविर जो दवा है ये काफ़ी कारगर है, तो इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम अमेरिका ने बताए हैं रेमडेसिविर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अभी हाल ही में सबीमल चुन्नी गोस्वामी, पूरा नाम है इनका सबीमल, अभी हाल ही में सबीमल चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सबीमल चुन्नी गोस्वामी। तो अभी हाल ही में सबीमल चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो सबीमल चुन्नी गोस्वामी आपके फुटबॉल से संबंधित थे। तो ये कहाँ के थे? सबीमल गोस्वामी आपके बंगाल के। ठीक है, और 1962 में एशिया कप हुआ था। 1962 में एशिया कप हुआ था और उस एशिया कप में भारत की फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। 1962 में एशिया कप हुआ था 1962 में, और चुन्नी गोस्वामी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। सबीमल इन्हीं का नाम है, इनको सबीमल भी कहते हैं, सबीमल चुन्नी गोस्वामी। तो अभी अभी हाल ही में सबीमल चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है। सबीमल चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। और कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं? तो देखिए, रूस के प्रधानमंत्री अभी अभी हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तो रूस के प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशातुन। क्या नाम है? मिखाइल मिशातुन। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है आपका रसिया। रसिया में एक पर्वत पाया जाता है, रसिया में एक पर्वत, ये है एक पर्वत, इसको बोलते हैं यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? यूराल पर्वत। अब रूस में ये यूराल पर्वत पाया जाता है। अब रूस की खास बात ये है कि रूस जो है वो एशिया में भी है, इस साइड एशिया है और इस साइड क्या है? यूरोप। तो रूस एक ऐसा देश है जो एशिया में भी फैला हुआ है और यूरोप में भी फैला हुआ है। और यूराल पर्वत किस देश में पाया जाता है? रूस में पाया जाता है। यूराल पर्वत ही रूस को 2 भागों में डिवाइड करता है, यानी कि एशिया वाले रूस इस साइड आपका ईस्ट में पड़ जाएगा और यूरोप वाला रूस आपका पश्चिम में पड़ जाएगा। तो यूराल पर्वत ही इसमें डिवाइड करने का काम करता है रूस को। और रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और मॉस्को आपकी जो राजधानी है वो यूरोप में पड़ती है। विश्व का सबसे अधिक ठंडा स्थान साइबेरिया भी आपका रूस में पड़ता है। क्लियर हो गया? तो ये है आपका रूस। चलिए, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मिखाइल मिशाशुतिन। मिखाइल मिशाशुतिन को अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण हो गया है। ओके, इसके पहले ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को हुआ था। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसको फिर से कोरोना का संक्रमण हो गया है? तो मिखाइल मिशाशुतिन को। रूस की राजधानी मॉस्को है। अब रूस की जो संसद है, तो रूस का जो अपर हाउस है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं भारत में, रूस का अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। रूस का लोअर हाउस यानी कि संसद को ड्यूमा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा।
ओके, चलिए ये हो गया रूस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार अभी हाल ही में कौन सी मोबाइल ऐप 3,25,000 लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है? अभी हाल ही में, तो देखिए हमारा जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है उसने बोला है कि एक मोबाइल ऐप है जो कि 3,25,000 लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है, यानी कि उसका जो लाभ है वो 3,25,000 लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। तो वो कौन सी ऐप है? उस ऐप का नाम है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। अब ये जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप जो है वो 3,25,000 लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। इसका काम क्या होता है? तो जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं उनकी जानकारी प्रदान करती है। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं उनकी जानकारी प्रदान करती है। कौन सी ऐप? जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। इसके अलावा जहाँ जहाँ जेनरिक दवाओं के सेंटर हैं उसकी जानकारी भी कौन प्रदान करती है? जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। और मूल्य सहित जानकारी बनाती है, मूल्य सहित जानकारी देती है। यानी कि जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का प्रयोग 3,25,000 लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये क्या बताती है? तो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उनकी लोकेशन को बताती है। इसके अलावा जहाँ जहाँ जेनरिक दवाओं के सेंटर या दुकानें हैं उनकी लोकेशन को भी बताती है और मूल्य सहित जेनरिक दवाओं की कीमत को बताती है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। तो ये कितने लोगों के द्वारा यूज की जा रही है? लगभग 3,25,000 लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है और इसका उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, यार ये जेनरिक दवा क्या होती है? देखिए जेनरिक दवा आपने देखा होगा, मेडिकल पे जाते हैं, जेनरिक दवा हमें बहुत ही सस्ती मिलती है। तो जेनरिक दवा होती क्या है? जेनरिक दवा ये होती है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े देशों की जो कंपनियां होती हैं और उन कंपनियों की जो दवाइयां होती हैं वो बहुत ही कैसी होती हैं? बहुत ही महंगी होती हैं। अब उनकी दवा बहुत महंगी होने के कारण हम भारतीय लोग उनका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही कोई भी विदेशी दवा भारत में आती है और अगर वो महंगी है तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ लाइसेंसिंग पॉलिसी चलती है और कंपलसरी लाइसेंसिंग पॉलिसी चलती है। यानी कि हम उस दवा की कॉपी कर सकते हैं और किसी भी दवा की कॉपी करने को ही क्या कहा जाता है? जेनरिक दवा कहा जाता है। हम एक अच्छी खासी दवा की कॉपी कर लेते हैं। अब वो ओरिजिनल दवा तो है नहीं, लेकिन हमने उसकी कॉपी कर ली। अब उसी जैसे एलिमेंट्स जो बहुत सस्ते में अवेलेबल थे भारत में, उन देखिए एक आपने पढ़ा होगा इंटेलेक्चुअल राइट होता है ना, कॉपीराइट जिसे हम बोलते हैं। तो अमेरिका की, ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया? अपने नाम पे पेटेंट करा के रखा है दवा का। तो वो पेटेंट है तो उनकी जो कीमतें हैं वो भी डिसाइड करते हैं और वो हम जैसे भारतीय लोगों को बहुत महंगी पड़ती है। तो भारत की सरकार ने क्या कर दिया? भारत की सरकार ने ये कर दिया कि जो भी महंगी दवा भारत में आएगी हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकती है, यानी उसी जैसी दवा, सेम टू सेम उसी जैसी दवा और सेम वही कंपोनेंट के द्वारा हम ये बना सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं जेनरिक दवा। तो जेनरिक दवा ये डुप्लीकेट कॉपी होती है और काफ़ी असरदार दवा होती है। जितनी महंगी दवा का असर होता है उसका उतना ही इसका असर होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम जेनरिक दवा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी सेवा प्रोजेक्ट स्टेप 1 की सहायता से शुरू की गई है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी सेवा प्रोजेक्ट स्टेप 1 की सहायता से शुरू की गई है? तो देखिए मध्य प्रदेश में अभी अभी एक सेवा की शुरुआत की गई है, उसका नाम है कोरोना वायरस परामर्श सेवा। क्या है सेवा का नाम? क्या है? कोरोना ई परामर्श सेवा। ऑप्शन फर्स्ट, कोरोना ई परामर्श सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है और किसकी हेल्प से की गई है? तो प्रोजेक्ट स्टेप फर्स्ट की हेल्प से की गई है। अब इस कोरोना ई परामर्श सेवा की खास बात क्या है
कि इसमें 5000 लोग हैं। अब ये 5000 लोग क्या करते हैं, इन 5000 में आपके डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के अलावा जितने भी असिस्टेंट हैं मेडिकल फील्ड के वो आपको इसमें मिल जाएंगे, लैब टेक्नीशियन भी आपको इसमें मिल जाएंगे, लैब टेक्नीशियन, और स्वयंसेवी वॉलंटियर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। अब सुनिए है क्या, तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना ई परामर्श सेवा शुरू की है। वर्तमान में इसमें 5000 लोग हैं, आगे चल के और भी इसमें डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन इसमें जुड़ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो मरीज को कोरोना के संबंध में जानकारी देंगे ये फ़ोन पे, ठीक है ना। अगर आप फ़ोन करोगे तो फ़ोन पे ये आपको पूरा गाइड करेंगे, मेडिसिन के बारे में भी गाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट लेना है वो भी आपको गाइड करेंगे, क्या क्या एहतियात बरती जाए कोरोना में वो भी आपको ये गाइड करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अभी कौन सी सेवा शुरू की है, कोरोना ई परामर्श सेवा, कोरोना ई परामर्श सेवा शुरू की है। किसकी सहायता से, प्रोजेक्ट स्टेप फर्स्ट की सहायता से शुरू की गई है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी को भारत में किस दवा के ट्रायल को मंजूरी मिली है। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी को भारत में किस दवा के ट्रायल को मंजूरी मिली है, तो फेविपिराविर दवा के ट्रायल को मंजूरी मिली है, ठीक है। तो फेविपिराविर, अभी हमने देखा था अमेरिका ने बोला था कि जो रेमडेसिविर है, कौन सी दवा है भाई, रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर दवा के जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, ऐसा अमेरिका ने बोला, हमने इसी क्वेश्चन में कवर किया था। तो इंडिया ने साफ साफ बोला है, अगर भाई ये रेमडेसिविर दवा अगर आपकी इंडिया में आई, अगर ये दवा आपकी इंडिया में आई तो हम इसको जेनेरिक दवा बना के यूज करेंगे। एक्चुअल में ऐसा इंडिया ने क्या कर रखा है, एक यूनाइटेड नेशंस में अप्लाई किया है कि जो भी दवा हमें महंगी मिलेगी तो हम कंपल्सरी लाइसेंस के तहत उस दवा को अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब एलिमेंट सब वही रहेंगे जो विदेशों ने यूज किए हैं, लेकिन हम उसकी कॉपी बना सकते हैं। तो ये भारत की खास बात है, तो उसी दवा को जेनरिक दवा कहते हैं। तो रेमडेसिविर दवा जब भारत में आएगी तो ओबियसली इसको भी जेनरिक दवा करके इसकी भी हम बेच सकते हैं। और अभी ग्लेनमार्क जो कंपनी है भारत की, इसने क्या किया है कि भारत सरकार से परमिशन ले ली है एक दवा बनाने के लिए, इसका नाम है फेविपिराविर दवा। तो ये कोरोना से लड़ने की दवा है फेविपिराविर, तो इसको बनाने की परमिशन भी ग्लेनमार्क कंपनी को मिल गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या होता है, तो देखिए हमारी जो संसद है, तो एक संसद मतलब संसद की बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं नई संसद बन रही है। तो नई संसद जहां बन रही है उसी को बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब केंद्र सरकार ने क्या किया, इस नई संसद को बनाने के लिए जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो चेंज की थी, है ना। तो वो ज़मीन क्या की, चेंज की। तो इस ज़मीन के चेंज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका लगाई गई थी उसको नकार दिया और बोला कि नहीं, हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि क्या है, संसद के बनाने से संबंधित एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है, उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है, इस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो है कल मीटिंग भी हुई थी, तो इसका जो भी मार्ग है बहुत जल्दी इस पर काम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि एक नया संसद भवन हमारे देश में फिर से बनने वाला है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।